Hi everyone and very good evening to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. प्लीज कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जो कि होने वाली है एलडी की एक और प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। ऑल ओके ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो आप लोग रेडी है ना एक और प्रैक्टिस के लिए? एलटी ग्रेड की एक और प्रैक्टिस होने वाली है। कल की प्रैक्टिस में है ना, मज़ा आया था। अब आज की प्रैक्टिस में भी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ, आज संडे है लेकिन फिर भी क्लास है। उम्मीद है कि बच्चे आएँगे। ठीक है? जो बच्चे बाकी दिनों में लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, तो जब संडे का या जब कभी छुट्टी का दिन पड़ा करे ना, मौका मिला करे, तो लाइव आकर के पढ़ लिया कीजिए। ठीक है? लाइव का भी एक्सपीरियंस ले लीजिए कभी-कभार। हुँ, चलिए ओके। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसमें बताएँ? लिखा है कि हिज़ साइलेंस प्रूव्स हिज़ गिल्ट, यानी कि मेक इट कॉम्प्लेक्स। ठीक है? यानी जो उसकी चुप्पी है, वो उसके अपराध को साबित करती है। ठीक है? मतलब हिज़ साइलेंस मतलब उसकी चुप्पी जो है, वो साबित करती है उसके अपराध को। गिल्ट माने अपराध। तो यहाँ पे हो जाएगा द जिसमें देखिए लिखा हुआ द फैक्ट इज़ साइलेंट, तो फैक्ट साइलेंट नहीं है, बल्कि व्यक्ति साइलेंट। यहाँ पर भी द फैक्ट इज़ साइलेंट लिखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है? द फैक्ट दैट ही इज़ साइलेंट बिकॉज़ ही प्रूव्स हिज़ गिल्ट, तो ये सेंसलेस है, इसमें कोई सेंस नहीं है सी वाले ऑप्शन में। भले ही बिकॉज़ लगा हुआ है तो क्या हुआ? लिखा है हुआ द फैक्ट दैट ही इज़ साइलेंट बिकॉज़ ही प्रूव्स हिज़ गिल्ट। कोई सेंस है? क्या ये वाला सेंस यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो लिखा है द फैक्ट दैट ही इज़ साइलेंट प्रूव्स हिज़ गिल्ट, ये डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, कि जो फैक्ट है, कि वो चुप है, ये प्रूव करती है उसकी गिल्ट को, उसके अपराध को। यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेंस निकल कर के आ रहा है, सो डी ऑप्शन जो होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सोच समझ के आंसर करना है। आपको मीनिंग जो है ना, वो मीनिंग आना चाहिए, वो सेंस आना चाहिए, जब आप किसी चीज़ को ठीक है, सिंथेसिस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2। सीइंग द रेन कमिंग ऑन वी टूक शेल्टर अंडर अ ट्री, कंपाउंड बनाना है। देखिए, इसमें कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाला कीजिए, ठीक है? आंसर करने से पहले क्वेश्चन नंबर लिखा कीजिए, ताकि पता चल सके कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। 4 बार सी टाइप करने से अच्छा है कि आप एक बार मतलब नंबर भी टाइप करें और साथ में जो भी लेटर है वो, जो ऑप्शन है वो। तो देखिए इसमें लिखा है वो ही तो होगा नहीं, जब बात हो रही वी की तो यहाँ पर ही का कोई काम नहीं है, ठीक है? ही का कोई काम नहीं है। ऐसा थोड़ी कि ही ने देखा बारिश को आते हुए और उसने शेल्टर लिया है, तो ऐसा नहीं है, गलत है। जब वी आपका सब्जेक्ट
वी सॉ द रेन कमिंग ऑन बट नहीं होगा, क्योंकि बारिश आने पर तो हर कोई शेल्टर लेता है, तो ये बात तो मतलब अपोज़िट नहीं हुई ना, तो बट नहीं लगेगा, बट अपोज़िट के लिए होता है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए होता है। वी सॉ द रेन कमिंग ऑन एंड टूक शेल्टर अंडर ट्री, ये सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर यट का इस्तेमाल जो होगा ये भी गलत है, क्योंकि यट जो होता है, वो पहले एक्शन का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो इसलिए यट भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन जो होगा, वही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यट मतलब फिर भी उसने पेड़ के नीचे शेल्टर लिया, ये तो कोई सेंस नहीं है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस दे रहा है ना यट। इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है द फॉग वाज वेरी डेंस सो द स्टीमर सेल्ड एट लेस देन हाफ स्पीड, कैसी हाफ? लिखा है द फॉग वाज वेरी डेंस सो द स्टीमर सेल्ड एट लेस देन हाफ स्पीड। देखिए यहाँ आप देखिए डेंस क्या है, तो डेंस है फॉग। इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी फॉग नहीं है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। द फॉग वाज वेरी डेंस सिंपल बनाने में देखिए 2 वर्ब नहीं हो सकती, एक वर्ब यहाँ पर भी, एक वर्ब यहाँ पर भी है। ये वर्ब फर्स्ट है और ये वर्ब सेकंड है, 2 वर्ब नहीं हो सकती, गलत। लेकिन द फॉग बी जो है ना, ये भी आपकी वर्ब है, तो ये भी नहीं हो सकता, बीइंग होना चाहिए। द फॉग बीइंग, वैसे भी इज़, एम, आर, वाज़ वर्ब को जब हम हटाते हैं, उसकी जगह पर हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं सिंपल सेंटेंस। द फॉग बीइंग वेरी डेंस और बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है? हाँ, द स्टीमर सेल्ड एट लेस देन हाफ स्पीड, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, जो लोग ए लगा रहे हैं तो आप देखिए ना, फॉग तो है ही नहीं, ए में तो द फॉग है ही नहीं है, फॉग तो लिखा तक नहीं गया, ये कैसे हो सकता है? पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल कह क्या रहा है, सवाल में ही जवाब है, सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो जवाब कभी ढंग से नहीं दे पाएँगे, ध्यान लीजिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, कौन-सा ग्रामेटिकली करेक्ट है? देखिए, इसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे 4 वाले आंसर में, 4 वाले क्वेश्चन में तो देखेंगे कि बिसाइड्स नॉट रिटर्निंग द गुड्स ही डिड पे द बिल, बिसाइड्स नॉट रिटर्निंग द गुड्स, यानी कि जो गुड्स मतलब क्या होते हैं? वस्तुएँ, गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तुएँ, यानी कि वस्तुएँ वापस ना करने के अलावा, मतलब बिसाइड्स का मतलब होता है कि उसने वस्तुएँ भी वापस नहीं की और फिर क्या लिखा? ही डिड नॉट पे द बिल, बिल भी पे नहीं किया, बड़ा खतरनाक आदमी। बिसाइड्स नॉट, क्योंकि बिसाइड्स क्या है? बिसाइड्स प्रेपोज़िशन है, प्रेपोज़िशन के बाद जीडन्ड आता है, फिर वो है द गुड्स माने वस्तुएँ, तो वस्तुएँ वापस करने के अलावा यहाँ पर इंक्लूडिंग फॉर्म में होगा, मतलब उसने वस्तुएँ भी वापस नहीं की और ही डिड नॉट पे द बिल और बिल भी पे नहीं की। ये वाला तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग, हार्डली, हार्डली नहीं होगा, यहाँ पर हार्ड होगा, ठीक है? क्योंकि ट्राइड हार्ड होता है ना, कठिन परिश्रम करना या कठिन कोशिश करना, तो यहाँ पर हार्ड हो जाएगा, ठीक है? हार्ड ये क्या एडवर्ब का काम कर रहा है। ही डिड नॉट, ये गलत हो गया। यहाँ पे लिखा ऑल एक्सेप्ट मी वेंट डाउन टू मीट हिम इन द ट्रेन, इन द ट्रेन नहीं होगा, ऑन द ट्रेन होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन के अंदर हम खड़े भी हो सकते हैं। ट्रेन है,
या बस है या फ्लाइट है, इनके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रक है, इनके लिए हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्क एट लीस्ट 6 आवर्स अ डे टू मेक श्योर ऑफ होता है, श्योर ऑफ होता है, श्योर टू नहीं होता है। तो वर्क एट लीस्ट 6 आवर्स अ डे टू मेक श्योर ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए श्योर होने के लिए कम से कम 6 घंटे की मेहनत करनी चाहिए। देखिए सेंटेंस में भी लिखा है। जो बच्चे कहते हैं ना गुरुजी साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा है, 2 महीने में कुछ कर दीजिए चमत्कार। चमत्कार हम नहीं करेंगे, हम मतलब हम तो पढ़ाएँगे, आपको पढ़ कर के चमत्कार फिलहाल तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? बढ़िया है, बेसिक क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे ही सवाल आपके एलटी में पूछे जाते हैं। यही स्टैंडर्ड रहता है, बहुत टफ नहीं, बहुत ईज़ी नहीं। लिखा है कि वी हैव गुड इन फ्यूचर, ठीक है? कौन-सा ग्रामेटिकली करेक्ट है वो पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर गौर से समझिए लिखा हुआ है बिहेव गुड इन फ्यूचर। बिहेव क्या है? डायनामिक वर्ब। डायनामिक वर्ब क्या लेता है? एडवर्ब लेता है। गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। तो हमें एडवर्ब के लिए किसकी नीड होगी? हमें नीड होगी वेल की। बिहेव वेल इन फ्यूचर ये होना चाहिए। बिहेव वेल इन फ्यूचर, ठीक? यहाँ पर ये मिस्टेक है। खूब अच्छे से पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा है। द वर्कर्स आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द मैनेजर। तो अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी एंग्री, ठीक है? टू बी वेरी एंग्री, यानी जो वर्कर्स हैं वो आर अप इन आर्म्स मतलब इसे आर्म्स है नहीं कि ऐसे आर्म्स चढ़ाना, यानी कि हाथ को ऐसे ऊपर करना, स्लीव्स है ना, चढ़ाना हाथ, यानी टू बी वेरी एंग्री बहुत गुस्से में हो जाना। भाई अप इन आर्म्स मतलब जो हाथ अगर ऊपर मतलब गुस्से में है ना, द वर्कर्स आर अप इन आर्म्स, ठीक है? जो वर्कर्स है वो गुस्से में है, किसके खिलाफ गुस्से में? अगेंस्ट द मैनेजर, मैनेजर के खिलाफ वो गुस्से में। तो ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं। ठीक है, लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी, मीटिंग नहीं होगा, आपको पता है टू मीट होता है, ठीक है? यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज़ होता है, जीरंड यूज़ नहीं होता है, सीधी-सी बात है। ही आस्क्ड मी टू मीट हिम एट 9। आपको पढ़ा है कि आस्क्ड, ठीक है? इन्फिनिटिव लेगा, ओके? जैसे बेग भी इन्फिनिटिव लेता है, आई बेग टू से, ठीक है? आई बेग टू से तो बेग भी इन्फिनिटिव लेता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर टू मीट होगा, ठीक है? यहाँ पर गुड नहीं होगा, वेल होगा। इन हिज़ हाउस एवरीथिंग इज़ ऑन नहीं होता, एट होता है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब होता है कि अव्यवस्था आप कह सकते हैं या इन डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एट होता है, याद रखिएगा ये ईडीएम है, पढ़ाया गया है। तो आपका जो आंसर है वो बी वाला जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 6 कौन-सा ग्रामेटिकली करेक्ट है वो बताएँ? हाँ, 4 वाले में तो ए आंसर होगा ना, बिसाइड्स वाला था ना वो? बिसाइड्स वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? टू गिव अप स्मोकिंग इज़ नॉट ईज़ी, ठीक है? तो ये आपका पूरा फ्रेज़ है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू गिव अप स्मोकिंग, यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रेज़ है जो कि नाउन का काम कर रहा है, यानी नाउन फ्रेज़ है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। सिंगुलर होता है फ्रेज़ या क्लॉज़ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
कोई फ्रेज़ हो या क्लॉज़, ठीक है? अगर एक फ्रेज़ या एक क्लॉज़ है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ध्यान रखिएगा, यानी वो सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर इज़ नॉट ईज़ी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लिखा है टू अब्रॉड, तो आपको पता है कि अब्रॉड एडवर्ब ऑफ प्लेस माना जाता है, सो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिज़ फादर प्रॉमिस्ड टू सेंड हिम टू अब्रॉड नहीं होगा, ओनली डायरेक्ट आपको अब्रॉड लिखना है। डू यू विश टू गो टू होम, होम भी आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये भी टू नहीं लेता, ये भी आपको पढ़ाया गया, ठीक है? और यहाँ पर स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, ये भी आपका फ्रेज़ है, तो मैंने आपको ना एक सिंगल फ्रेज़ है ये, ठीक है? और सिंगल फ्रेज़ क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, यहाँ पर डिलाइट्स मी हो जाएगा, यहाँ पर भी मिस्टेक है, इस तरह से ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? ए वाला जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके? लॉजिक के साथ आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पैसिव बनाना है। ठीक है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज़ हैप्पी डेज़, मेक इट पैसिव। देखिए, एक चीज़ क्लियर है कि आपको पता है कि दोज़ हैप्पी डेज़ ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? किस वर्ब का? तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। पर चूँकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम विल से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोज़ हैप्पी डेज़ के तो विल ही आएगा ना, तो शैल तो आएगा नहीं। तो विल दोज़ हैप्पी डेज़ बी एवर फॉरगेटन यहाँ पर लिखा हुआ है। याद रखिएगा, हमेशा बी की फॉर्म जो आती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगल में आती है। मैंने आपको ये बताया है। जो लोग सी लगा कर के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आपको इतना तो मैंने पढ़ाया है कि आपको बी की फॉर्म जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बगल में ही रखना है। यहाँ तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में एवर आ गया है, जो कि गलत है। तो विल दोज़ हैप्पी डेज़ एवर बी फॉरगेटन यहाँ पर होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है? विल दोज़ हैप्पी डेज़ एवर बी फॉरगेटन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए आपका जो आंसर होगा वो डी वाला बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, नहीं हमेशा याद रखिए बी की फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आती बस, चाहे जो भी कंडीशन बनी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिव वॉइस बनाना है, ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाइएगा, ठीक है? ही वाज़ अपॉइंटेड मॉनिटर, द मास्टर, भाई मॉनिटर कौन आपको अपॉइंट करता है? मास्टर करता है। द मास्टर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। एक बात ध्यान रखिएगा कि अपॉइंट के साथ में हम एज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एज़ मॉनिटर लिख देगा तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एज़ का इस्तेमाल नहीं होता। मैंने ये आपको पढ़ाया कहाँ एज़ लगाना है, कहाँ एज़ नहीं लगाना है, ठीक है? ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर वो मास्टर को अपॉइंट नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पैसिव नहीं होगा, वैसे भी हमें एक्टिव बनाना है। यहाँ भी पैसिव है, यहाँ भी पैसिव है। ये तो सारे पैसिव हैं, केवल बी वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है? इसको और टिपिकल बना सकते थे, एक में मैं आपको एज़ लगा के दे देता, तो आप बहुत लोग तो बोल जाते कि नहीं, पता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 गेट द बॉल रोलिंग,
हाँ, बिल्कुल टीचर केम एनसीसी में एज़ नहीं लगाते हैं और वीकेडी ट्रीट एज़ में एज़ लगाते हैं। ट्रिक बताई थी, याद होगी? नहीं याद है? गेट द बॉल रोलिंग इसका मतलब क्या होगा? गेट द बॉल रोलिंग का मतलब क्या होता है? सेट एन एक्टिविटी इन मोशन मतलब किसी काम की शुरुआत कर देना। सेट एन एक्टिविटी इन मोशन डी ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस सवाल में थोड़ा-सा और मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि अपॉइंट के साथ में एज़ नहीं लगाते। तो एक ट्रिक है टीचर केम एनसीसी इसमें हम एज़ नहीं लगाते और वीकेडी ट्रीट के साथ में हम एज़ लगाते हैं। ये ट्रिक है। इसमें टी फॉर क्या होता है? मैं इसकी ट्रिक का यहाँ पर डिटेल लिखता हूँ। टी फॉर थिंक होता है। कि आप लोग भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सी फॉर चूज़ होता है। ए फॉर अपॉइंट होता है। देखिए अपॉइंट आ गया ना? हाँ, एम फॉर टीचर केम। एम फॉर क्या होता है? मेक होता है। ई फॉर इलेक्ट होता है। ठीक है? सी फॉर कॉल होता है और सी फॉर क्या होता है? कंसीडर होता है। ठीक है? एन फॉर क्या होता है? नेम होता है। मैंने सब कुछ लिख दिया, याद होना चाहिए। थिंक, चूज़, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, कॉल, कंसीडर और नेम इनके साथ में हम कभी भी एज़ नहीं लगाते हैं। वीकेडी में क्या है? वी फॉर क्या होता है? वी फॉर व्यू, के फॉर क्या होता है? नो, डी फॉर क्या होता है? डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब और ट्रीट जो है वो अपने आप में पूरी वर्ब है ट्रीट। व्यू, नो, डिस्क्राइब, ट्रीट इनके साथ में हम एज़ लगाते हैं। इनके साथ में हम एज़ लगाते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि ही ट्रीटेड मी एज़ अ ओल्ड फ्रेंड। याद नहीं देखिए यहाँ पर ट्रीटेड के साथ में एज़ आया कि नहीं आया? ये वाला नियम मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपको मैंने बता दिया है, आप इसको याद कर लीजिएगा, हैं? वैसे अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी की पूरी जो आप वो करते हैं तैयारी करते हैं, पूरी प्रिपरेशन में कम से कम एक बार आपको अच्छे से डिटेल क्लासेस पढ़नी चाहिए। कहीं भी आपने पढ़ी हो वो मैटर नहीं करता बट पढ़ना चाहिए। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है वो बताइएगा? इन द लॉन्ग रन तो इन द लॉन्ग रन का मतलब जानते हैं क्या होता है? तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली या अंततः या अंत में इन द एंड आप इसे कह सकते हैं। लैक ऑफ एनर्जी, लॉन्ग वॉक इन टफ टाइम्स ये नहीं होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इन द एंड। ठीक है? बात समझ में आ गई? इसको अच्छे से याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो यहाँ पर एक लेटर छूट गया है, कोई बात नहीं। जस्ट अ सेकंड। कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे आंसर दीजिए इसमें क्या होगा वो बताइए, है ना? ठीक है, समवन हू अटैक्स चेरिश्ड आइडियाज़ और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा वो बताइए? ठीक है? वन वर्ड पूछा नहीं जाता है लेकिन मैंने एक इसलिए शामिल कर दिया है क्योंकि हो सकता है कि इस बार कुछ चेंज कर दे तो पूछ ले, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि वन वर्ड भी एक करवा देते हैं कम से कम। क्लास रुक-रुक के चल रही है तो ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा आइकोनोक्लास्ट होगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक चीज़ों को तोड़ता-फोड़ता है या है ना मंदिरों को या मूर्तियों को वो आइकोनोक्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्ति भंजक। ठीक है? बिलीवर मतलब जो विश्वास करने वाला है।
और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है जो है ना? जो लोकोपकारी है, मतलब जो लोगों के हित का काम करता है, लोकोपकारी या उपकारी कह सकते हैं। मिसएंथ्रोप, तो देखिए ये वर्ड बना है मिस और प्लस एंथ्रोप से बना हुआ है। मिस का मतलब होता है नफ़रत करना और एंथ्रोप माने होता है मानव। तो मानव द्वेषी या मानव से नफ़रत करने वाला मिसएंथ्रोप कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ठीक कर लूँ, ठीक है? जो थोड़ी बहुत हिंदी आपको लगता है मुझे कि टफ़ हो सकती है आपके लिए, वो मैं लिख भी देता हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है? लेकिन जो टफ़ होती हैं वो, सब नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा वो बताइए? और आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? मेक इट डायरेक्ट। इसमें क्या है शी रिक्वेस्टेड द बॉयज़ टू लिस्टेन टू व्हाट शी वाज़ सेइंग। इसमें क्या होगा देखिए पहली बात तो रिक्वेस्ट कर रही है, यानी कि प्लीज़ होना चाहिए। प्लीज़ के अलावा भी बाकी चीज़ें चेक करना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पर भी प्लीज़ लगा कर के दे दे और यहाँ पर टू हटा दे तब क्या करेंगे आप? तो दिमाग बिल्कुल खोल के रखना, सब कुछ पूरा सेंटेंस पढ़े बिना कभी आंसर मत कीजिएगा, ठीक है? कितना भी ईज़ी आंसर क्यों ना हो आप प्लीज़ पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में ही आंसर करें। पूरा सेंटेंस पढ़ना है, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, चारों ऑप्शंस के पूरे-पूरे सेंटेंस पढ़ने हैं, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर फिलहाल प्लीज़ है, तो कोई मसला ही नहीं क्योंकि कहीं पर प्लीज़ है नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इनडायरेक्ट बनाना है। वैसे आपको ये लिख कर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। इनडायरेक्ट बनाना है। द किंग सैड टू हिज़ मैन पुट द मैन इन प्रिज़न। ठीक है? देखिए राजा है तो कमांड ही देगा, यहाँ भी कमांड है और यहाँ भी कमांड है। बट ये कमांड के साथ टू नहीं आता, ठीक है? इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। इम्प्लोर का मतलब होता है प्रार्थना करना। राजा है प्रार्थना थोड़ी करेगा, वो तो उड़ा देगा सीधा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड भी नहीं होगा। सी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? अच्छा आप लोग एक काम करते हैं कि नहीं करते हैं? पता नहीं करते कि नहीं करते बट मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब भी प्रैक्टिस करें तो पहले एक पेज ले लिया कीजिए, ठीक है? एक पेज रखिए जो कि रफ पेपर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें पहले से क्लास के शुरू होने से पहले ही 1 से लगा कर के 40 तक के पूरे नंबर लिख लिया कीजिए, ठीक है? और जो सवाल का आंसर जो आप यहाँ क्लास में देते हैं, अगर वो सही है, तो ऐसे टिक कर लिया कीजिए, ठीक है? जो गलत है, वहाँ पर ऐसे टिक कर लिया कीजिए। जैसे आपने 1, 2, 3 ऐसे लिख लिया, कोई सही है, कोई गलत है, कोई सही है, कोई गलत है, जो भी है। तो इससे ये मालूम चलता है कि आप टोटल कीजिए बाद में कि आपने 40 में से कितना पाया। ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? कुछ नहीं। देखिए प्रैक्टिस एनालिसिस करने के लिए होता है कि हम कितने गहराई में हैं, ठीक है? सभी लोग किया कीजिए ये काम, नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई बहुत लाभ नहीं लेने वाले। और जो-जो सवाल गलत हुए हैं उसमें ये देख लिया कीजिए कि किस टॉपिक का है, क्या मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे आप। माय सन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज़ एन अट्रैक्टिव साइट। चलिए बहुत बढ़िया निशा जी, वेरी गुड। इसमें क्या होगा? देखिए, माय सन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज़ एन अट्रैक्टिव साइट।
14 का क्या आ रहा है? कुछ बच्चे बी भी लगा रहे हैं क्या? नहीं, 14 का डी आ रहा है। देखिए, पहली बात तो वाज़ कैसे हो सकता है? आप तो इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो वाज़ कैसे हो सकता है ना? इज़ होगा तभी तो पास्ट का यहाँ पर वाज़ हुआ होगा ना, तो मतलब पहले इज़ रहा होगा तभी तो इज़ का वाज़ करेंगे ना आप, है ना? जब डायरेक्ट में इज़ रहा होगा तभी वाज़ हुआ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर इज़ इट नहीं होता है, गलत है, इट इज़ होता है, ये सही है और ये वाला भी गलत है, तो आपका आंसर जो होगा वो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहाँ से लिखा है कि अलास दैट यूथ शुड पास अवे, ठीक है? आप मीनिंग निकालने बैठोगे आपको बड़ा अजीब-अजीब लगेगा, लेकिन आपको जैसा सवाल मिल जाए आपको उसी के हिसाब से आंसर करना है। ये माइंड अपना प्रिपेयर्ड रखिएगा। वैसे मैं आपको मीनिंग बता दूँ कि अगर अलास दैट यूथ शुड पास अवे, ठीक है? मतलब ये हुआ कि दुःख है कि जो जवानी है, यूथ मतलब जवानी, ठीक है? तो जवानी शुड पास अवे यानी कि वो बीत गई है। अब शुद्ध हिंदी निकालेंगे कि गुरुजी बीत जानी चाहिए, दूर हो जानी चाहिए, दुनिया भर का दिमाग लगाएँगे, वो नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि अलास मतलब दुःख है कि यूथ शुड पास अवे कि जवानी जो है वो बीत गई है। असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाने के लिए आप देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ सैड, ठीक है? ये कहा गया है क्या टू थिंक मतलब ये मतलब अच्छा सॉरी इट इज़ सैड लिखा हुआ है मतलब दुःख वाला है। तो ये दुःख क्या है? दुःख ये है, ये सोचना दुःख है कि यू शुड पास अवे। यू शुड पास अवे नहीं है, आपको नहीं मरना है। जवानी की बात हो रही है, यूथ की बात हो रही है, यू की नहीं हो रही है। लिखा है इट इज़ सैड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे तो ये सही है। यहाँ पर नॉट नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी असर्टिव बनाना है, ये तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव करना है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सक्लेमेटरी में यूज़ नहीं होता है। ये वाला जब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में या असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, तब वहाँ पर ये यूज़ होता है ना? तो असर्टिव जब आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करते हैं या असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते हैं, तब ये सेंस नहीं आता है। तब ये नॉट वाला सीन नहीं करना है, ठीक है? और बाकी यहाँ पर भी नॉट नहीं लगाएँगे, बी ऑप्शन सही होगा। इट इज़ सेड टू थिंक दैट यूथ शुड पास अवे, है ना? हाँ, ये दुःख है ये सोचने का दुःख है कि जो जवानी है वो बीत गई, ठीक है? है ना? गाना नहीं जीने के हैं 4 दिन ओ टॉवेल लेके नाचने वाला वो सलमान खान का वो गाना। क्वेश्चन नंबर 16 आई विश आई हैड मेट यू 10 इयर्स एगो ठीक है? आई विश आई हैड मेट यू 10 इयर्स एगो एक्सक्लेमेटरी बनाना है। ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको ये वाला नियम पढ़ाया है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी में ऐसा नहीं कि हमेशा बस वही वर्ड आप रटे हुए कि अ लॉस या हर्रा, है ना? या फी-फी इनके अलावा भी ये भी यूज़ कर सकते हैं इफ ओनली या इफ आई कुड ओनली ठीक है? ठीक है? और भी है कि इफ आई अर्नेस्टली डिज़ायर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया मैंने, है ना? ठीक है? तो इफ ओनली या अ, आई अर्नेस्टली डिज़ायर ये भी सब पढ़ा है। ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं आप। और याद रखिएगा जब किसी चीज़ का अफ़सोस दिखाना हो, ठीक है? पास्ट की ऐसी कोई घटना जिस पर आपको अफ़सोस है। क्या है? अफ़सोस। जैसे ना आई विश आई हैड मेट यू 10 इयर्स अगो काश मैं आपसे 10 साल पहले मिला होता, तो आज मैं बूढ़ा हो गया होता। आई विश आई हैड मेट देखिए जब यहाँ पर आई हैड मेट लिखा हुआ है, तो व्हाई यू गाइस राइटिंग मतलब चूज़िंग ऑप्शन ए यहाँ पर तो केवल मेट लिखा हुआ है।
याद रखिएगा पास्ट के रिग्रेट के लिए हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जब हमें पास्ट का रिग्रेट होता है, पछतावा, काश हम ऐसा मतलब हो गया होता, है ना? तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, तो वाज़ नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा इफ ओनली आई हैड मेट यू 10 इयर्स अगो और यहाँ पर लिखा भी है वर्ब, वर्ब को तो चेंज ही नहीं करना है ना, टेंस चेंज नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या होगा? अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएँगे। कीजिए भाई, ये तो नहीं जा रहे हैं, अब क्या होगा? ट्रांसलेशन करिए इसका। लिखा हुआ है अगर, अगर या यदि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ यूज़ करते हैं, व्हेन तो नहीं होगा फिर। घटना जो है वो अभी पास्ट की नहीं है, तो ये रेंड नहीं होगा, वुड नहीं होगा, डोंट गो नहीं होगा, बल्कि इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो, बी ऑप्शन सही होगा, है ना? कंडीशनल सेंटेंस है ये। इसमें हम क्या करते हैं इफ वाला क्लॉज़ अगर प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में है, जो रिज़ल्ट वाला क्लॉज़ होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है? ये तो पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस नहीं लगाएँगे, ए ऑप्शन नहीं चूज़ कर फिर तो ये हो गया अगर ये तो इसका तो ये मतलब हो कि अगर बारिश हुई होती, तो हम गए नहीं होते। ये तो इसका ये सेंस हो जाता, तो गलत हो जाता। यहाँ है कि अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएँगे और इसका सेंस है कि अगर बारिश हुई होती तो हम नहीं जाते। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 वह मेरे जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता। 18 का क्या होगा लिखा है वह मेरे जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता। देखिए ही रन्स दौड़ता है, वो मुझसे तेज़ दौड़ता है ये तो हो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है? वैसे भी देन के बाद में आई होना चाहिए गलत। यहाँ पर पास्ट टेंस में बनाया डिड नॉट ये भी गलत है। ही कैन नॉट रन एज़ फास्ट एज़ आई कैन डी ऑप्शन सही होगा। ए में लाइक मी तो यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्ति से कंपैरिज़न नहीं इसलिए यहाँ पर ये वाला जो मीनिंग होगा वो गलत होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ही कैन नॉट रन एज़ फास्ट एज़ आई कैन यानी वो नहीं मतलब वो दौड़ नहीं सकता जितना कि फास्ट मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी है ना जितना तेज़ तो एज़ फास्ट है ना? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन एसे तो ये कॉज़ेटिव वर्ब वाला है, याद होगा मैंने आपको पढ़ाया है। पॉज़िटिव वर्ब में क्या होता है, किसी और से काम करवाया जाता है। तो यानी शिक्षक ने विद्यार्थियों से निबंध लिखवाया, है ना? वाया का सेंस आता है, पिटवाया, पढ़वाया, है ना? रुलाया, तो उसमें लिखवाया ये वाला, जिसमें कोई और क्रिया कर रहा होता है। तो शिक्षक ने नहीं निबंध लिखा है, विद्यार्थियों ने लिखा है, तो ए ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत है। ठीक है? तो ए इज़ एब्सोल्यूटली यहाँ पे लिखा है टीचर ने विद्यार्थियों को निबंध निबंध देनों को कहा। जो लोग डी लगाए तो देने को कहा, तो देने को कहा वाला सेंस कहाँ है? सेड वाला सेंस कहाँ है? है ही नहीं कहीं, लिखा ही नहीं कहीं पे सेड वाला। तो हम कहा वाला कहाँ से आ गए? ठीक है? याद रखिएगा ए ऑप्शन होगा पॉज़िटिव वर्ब का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इस
प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, एक होता है ट्रांसलेशन क्या है वो नहीं है, इसमें मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है वो बताना। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो बेटा हो जाएगा क्या? ठीक है, इसका बी ऑप्शन होगा यस एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कपड़ा है, उसमें छोटा-सा अभी फटा हुआ मतलब छोटा-सा कट है उसमें, तो आप 1 स्टिच लगा के उसको जोड़ लेंगे। और अगर आपने नहीं जोड़ा तो वो ज़्यादा फट जाएगा, फिर आपको 9 स्टिच लगाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1 स्टिच लगाया तो आपको 9 स्टिच बच गए आपके, यानी समय पर किया गया छोटा-सा काम भी आगे आगे की बड़ी परेशानी से बचाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ, 9 बार सिलाई करने से कपड़ा बहुत मजबूत होता है, ये नहीं होगा, ठीक है? मेहनत करने से कपड़ा नहीं फटता। हाँ, डी वाला तो और भी फ़नी है ना? कि मेहनत करने से कपड़ा नहीं फटता, ये हाल है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होगा वो बताएँ? 'टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ' इसका ट्रांसलेशन क्या है? देखिए ब्रोथ का मतलब क्या होता है सूप, लिखा है 'टू मैनी कुक्स' कुक्स मतलब जो रसोई पकाते हैं, रसोइया जो होते हैं, टू मैनी लगा है मतलब बहुत सारे हो गए, ठीक है? तो बहुत सारे रसोइये, तो बहुत सारे रसोइये ज़्यादातर रसोइये ये नहीं होगा, ज़्यादातर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? बहुत सारे रसोइये स्पॉइल मतलब क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं सूप को। तो बहुत सारे रसोइये सूप को खराब कर देते हैं, सी ऑप्शन सही। बना नहीं पाते गलत है, ज़्यादातर का सेंस यहाँ पर नहीं होगा, कर सकते हैं नहीं होगा, कर सकते हैं भी नहीं होगा। क्योंकि ये स्पॉइल क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इंडेफिनिट होगा ना, प्रेज़ेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं नहीं होगा। कर सकने के लिए कैन या कुड होता है, ठीक है? पास्ट के लिए कुड और प्रेज़ेंट के लिए कैन होता है। ये नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। इसका ये एक कहावत है, इसका मतलब होता है कि अगर बहुत सारे लोग किसी एक काम में दखल देते हैं, तो वो काम बिगड़ जाता है। ठीक है? इसकी ये कहावत है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ मीन्स अगर बहुत सारे लोग एक काम में टांग अड़ाते हैं, तो वो काम बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या होगा? अ, देखिए इसमें इतना बहुत सोचने वाला काम नहीं है, लेटर फॉर्मेट है, तो हम डेट से शुरू नहीं करते, यहाँ से गलती हो जाएगी। पहली गलती थी डेट से हम शुरू करते ही नहीं, किसी भी लेटर को, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। डेट से हम शुरू करते ही नहीं है, ठीक है? सैल्यूटेशन से हम शुरू करते ही नहीं है। एड्रेस से शुरू करते हैं तो बात सही है, एड्रेस के बाद में डेट डेट आता है, सही बात है। क्योंकि एड्रेस के नीचे डेट रहता है, सैल्यूटेशन नहीं रहता है, ठीक है? इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही है, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। ठीक है? तो बी इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग और सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 23 द सब्जेक्ट लाइन इन अ फॉर्मल लेटर शुड बी द सब्जेक्ट लाइन ठीक है? तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए?
शॉर्ट होना चाहिए, छोटे में यानी एक लाइन में खत्म कर देना चाहिए। अ शॉर्ट एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी सब्जेक्ट में हम अपने लेटर लिखने का पर्पस लिखते हैं कि हम किस उद्देश्य से ये लेटर लिख रहे हैं, वो एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? और रिटन पैराग्राफ, पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ में बॉडी को लिखा जाता है, जो कि 3 पैराग्राफ में होता है, ठीक है? अब 3 पैराग्राफ में ऑप्शनल इन ऑल केसेस ये नहीं होगा, ठीक है? रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर तो लेटर के एंड में सब्जेक्ट लिखते गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 काहे सोच लिए सौरभ? कल बताया था ना क्लास में कि आज पढ़ाऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 24 What should be the main focus in the body of a formal letter? बॉडी कैसे है? यानी इसमें हम स्टेटिंग द पर्पस क्लियरली एंड कंसाइजली पर्सनल फीलिंग्स नहीं, यूज ऑफ फैंसी वर्ड्स नहीं, राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स ये भी नहीं सही होता है, बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ भी नहीं लिखे जाते हैं। स्टेटिंग द पर्पस क्लियरली एंड कंसाइजली ठीक है? यानी कि मतलब बॉडी में जो भी बात कहनी है वो कहना चाहिए। सीमित शब्दों में ये नहीं कि आप कैसे हैं सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, ये सब नहीं बोला जाता फॉर्म लेटर्स में। सीधा टू द पॉइंट बात की जाती है। ठीक है? सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 कौन-सा पंक्चुएशन मार्क है जो कि पॉज़ के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए यहाँ पे लिखा है व्हिच पंक्चुएशन मार्क तो पॉज़ के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं याद रखिए। फुल स्टॉप जो होता है वो पूरा मतलब समाप्त करने के लिए, फिनिश करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट कॉमा जो होता है वो पॉज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एपॉस्ट्रोफी पोज़ेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कॉलन होते हैं इसके कई मतलब कई हैं, ठीक है? आपको मालूम चलेगा अभी आगे। यहाँ पर बताइए क्या होगा? जब तक आप आंसर दीजिए थोड़ा-सा इसकी स्पेलिंग करनी है। इस पे क्या होगा बताइए? व्हिच वन इज़ इनकरेक्ट रिलेटेड टू कॉलन? कॉलन के जो रूल्स हैं उसमें कौन-सा इनकरेक्ट है? ठीक है? देखिए कि इट इज़ नॉट यूज्ड इन टाइम एक्सप्रेशन ये गलत है। टाइम एक्सप्रेशन में हम कॉलम यूज़ करते हैं। जैसे मतलब 9:30 तो यहाँ पर कॉलन यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? टाइम एक्सप्रेशन में हम कॉलम में कॉलन का यूज़ करते हैं, तो ये सही है। लिस्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, है ना? जैसे मैंने कहा आई बॉट मैनी आइटम्स फिर ऐसे करके जो भी है कि आकार या जो भी मतलब आपको लिखना है वो लिख ठीक है? इट इज़ यूज्ड बिफोर एनुमरेशन ऑफ एग्ज़ाम्पल वही एग्ज़ाम्पल देने के लिए ऐसे ही। ये भी लिस्ट है, एग्ज़ाम्पल गिना सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में कुछ और वर्ड होंगे, है ना? जैसे कि देयर आर मैंने कहा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन तो गिना दिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन गिना दिया। कोटेशन के लिए भी जैसे मैंने कहा कि किड्स ने कोई बात की तो मैंने कहा किड्स ने ठीक है? और फिर बाद में ऐसे कर दिया या किड्स सेड ऐसे कर दिया और बाद में ऐसे कर दिया। तो यहाँ भी हम कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट है। मतलब ऑप्शन सही है क्योंकि हमने इनकरेक्ट ही पूछा है आपसे। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, है? क्या रखिएगा पढ़ाया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 27 कौन-सा करेक्टली पंक्चुएटेड है वो बताइए?
देखिए इफ ओनली का यूज़ मैंने अभी-अभी बताया आपको इफ ओनली मतलब होता है काश और इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आता, ठीक है? तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा, गलत है। कॉमा भी नहीं आता, ये भी गलत है। कॉलन भी नहीं आता, सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन है ये, सेमीकोलन भी नहीं आता, गलत है। सी ऑप्शन हो जाएगा, इफ ओनली आई हैड लिस्टेंड टू यू और एलिप्सिस में 3 डॉट्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एलिप्स में केवल 3 डॉट्स होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, ओनली 3 डॉट्स। कभी 4 मत कर दीजिएगा, कभी 2 मत कर दीजिएगा, 3 ही कीजिए काउंट करके बिल्कुल, ठीक है? ओनली 3 डॉट्स होते हैं एलिप्स में। यानी कि सेंटेंस अभी इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस अभी कंटिन्यू है, मतलब अभी और कुछ है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ए नहीं होगा, कॉमा नहीं लगता ये इफ ओनली के बाद। जैसे आई विश के बाद कॉमा नहीं लगता, वैसे इफ ओनली के बाद भी कॉमा नहीं लगता। प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है, इंडेक्स माने क्या होता है? सूची और इसका प्लूरल फॉर्म होता है इंडाइसेस, ठीक है? क्या होता है? इंडाइसेस होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों की दिवाली के पटाखे अभी तक रखे हैं क्या? हैं? अभी भी कोई अनाज छुटाने में लगा हुआ है लोगों के पास में बर्बाद करने। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है? तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हाइलाइट करना, ये वर्ब है। इसमें हाइलाइट में क्या है कि हाई एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है। हाइटन नहीं होगा ये तो, है ना? ऊँचाई बढ़ाने की बात कर रहा है। इनलाइटन मतलब प्रकाशित करने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, हाइलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एकादशी, एकादशी तो कल थी शायद, ये आज है। बाय द टाइम यू अराइव आई माय वर्क, ठीक है? तो यहाँ पर जाएगा विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है? तो बाय के बाद में अगर टाइम दिया हुआ है और घटना फ्यूचर की है, अगर वहीं पर लिखा हो बाय यस्टरडे लिखा हो, तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, आज भी है। अगर बाय के साथ में टुमारो लिखा हो या कोई टाइम लिखा हो, तो हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। बात समझ में आ गई? सो बी इज़ करेक्ट, विल हैव फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 31। अब आजकल इंडिया में त्योहार 2-2 दिन के हो गए हैं। पता नहीं कौन-सा ऐसा चक्र चल गया है कि हर त्योहार 2 दिन का हो। इसमें क्या होगा वो बताइएगा? आई विश आई द ट्रुथ अर्लियर। देखिए कह रहा है आई विश काश, यानी कि मैंने सच को पहले ही जान लिया होता। काश मैंने सच को पहले ही जान लिया होता। यानी रिग्रेशन है, पछतावा है। तो हैड नोन हो जाएगा। सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? सी इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32।
आई विल बी अ टीचर, इसमें कौन-सा टेंस है? अच्छा, अच्छा, लक्ष्मी जी, ओके। आई विल बी अ टीचर फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी किसमें आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होना चाहिए, बट कहीं आईएनजी है ही नहीं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है? जो ये लिखा है ना, आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैंने कई बार देखा भी है। आई एम गोइंग टू बी अ टीचर, इस वाले में बड़ा कन्फ्यूज़न है। कहीं फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हुआ है, कहीं कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। किसी एग्ज़ाम में कॉन्टिन्यूअस माना गया है, तो फिर सब लोग उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही कहने लगे, है ना? एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर होता है बी गोइंग टू वाला, बी गोइंग टू वाला। फिलहाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एंटोनिम ऑफ इनकम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्या? जो कम्पीट ना कर पाए, यानी कि अयोग्य, ठीक है? इसका मतलब होता है अयोग्यता। इनकम्पिटेंस मीन्स होता है अयोग्यता, तो इसका हो जाएगा आपका एफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि योग्यता। इंटरफियर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। एटीट्यूड मतलब होता है ये एक विशेष तरह की जो दृष्टिकोण होता है लोगों का, रवैया होता है। एटीट्यूड मतलब रवैया, आप यूँ कह सकते हैं। कॉस्टिक का मतलब होता है जो आग लगाने का, मतलब जो बहुत जल्दी किसी चीज़ को जला देता है, ठीक है? जो हम जिसे हम कहते ज्वलनकारी है, कॉस्टिक कहलाता है। फिलहाल सी हो जाएगा एफिशिएंट, ठीक है? ये कॉस्टिक है, सी इज़ करेक्ट। आज इंडिया वर्सेस अफ्रीका फाइनल है गुरुजी महिला का। मैं मैच देखता ही नहीं हूँ। पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता। सिनोनिम ऑफ डेज़ोलेट। डेज़ोलेट का मतलब होता है निराश, ठीक है? प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सुरक्षित। कल्टीवेटेड का मतलब होता है जो सभ्य है, जो शिक्षित है, सभ्य है। ब्लीक माने होता है, वैसे ब्लीक का मतलब होता है जो बेरंग है। बेरंग का सेंस जो होता है, वो निराश के सेंस में होता है। तो सी ऑप्शन होगा। इनहैबिटेड का मतलब होता है निवास योग्य, मतलब रहने के लायक, निवास योग्य, इनहैबिटेड। सी यहाँ पर सही होगा ब्लीक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? 29 बॉल बाकी है, कौन जीतने वाला है, किसके चांस है? इंट्रिगिंग मतलब होता है दिलचस्प, ठीक है? INTRIGUING, इंट्रिगिंग मतलब होता है दिलचस्प होता है। यानी ऐसी कहानियाँ जो बड़ी मतलब षड्यंत्रकारी वाली हैं, बट दिलचस्प हैं। तो कभी-कभी दिलचस्प के सेंस में आता है, वैसे इंट्रिग का मतलब षड्यंत्र भी होता है। तो षड्यंत्र वाली कहानियाँ, लेकिन दिलचस्प कहानियाँ, उसी को हम बोलते हैं इंट्रिगिंग, ठीक है? डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। फर्स्ट इनिंग चल रही है, अच्छा। कौन-सा करेक्टली स्पेल्ड है? ये वर्ड आप नया है, ठीक है? मुझे भी नया वर्ड मिला था, बड़ा अच्छा लग रहा था। पूछा गया है ना, दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2023 के पेपर। ये वर्ड है कोलेज,
ठीक है, COALESCE, कोलीज, इसका मतलब होता है यूनाइट हो जाना, मतलब एक हो जाना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कोलीज, COAL, कोल, और बाद में ESCE, कोलीज मतलब होता है यूनाइट हो जाना, एक हो जाना। तो ये ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, राहुल फेल्ट हैप्पी टू द नेबर्स इन द न्यू लोकेलिटी। यहाँ पे हो जाए गेट अलोंग विथ। गेट अलोंग विथ का मतलब होता है कि मतलब टू बी फ्रेंडली, आप कह सकते हैं, थोड़ी दोस्ती बना करके रहना व्यक्तियों के साथ। वार्म अप का मतलब होता है कि एक्सरसाइज करना, मतलब हार्ड एक्सरसाइज करने से पहले जो शरीर को गर्म करते हैं ना, वो वार्म अप कहलाता है, मतलब ठीक है, लाइट एक्सरसाइज कह सकते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। टेक ऑफ का मतलब होता है प्लेन का उड़ना या कपड़े उतारना, दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, टेक ऑफ का मतलब कपड़े उतारना भी होता है और प्लेन का उड़ना भी होता है। ये प्लेन का उड़ान भरना भी। डी ऑप्शन हो जाएगा गेट अलोंग विथ। क्वेश्चन नंबर 38, द लॉरी एट द ट्रैफिक लाइट्स। द लॉरी एट द ट्रैफिक लाइट। ठीक है, सामान ढोने वाली जो गाड़ी होती है उसको लॉरी बोलते हैं। द लॉरी एट द ट्रैफिक लाइट ब्रोकअप होगा। नहीं, ब्रेकअप का मतलब होता है संबंधों का टूटना। अगर ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है गाड़ी का खराब हो जाना। हालाँकि ब्रेक डाउन के कई मतलब होते हैं, गाड़ी का खराब हो जाना। अगर कोई व्यक्ति ब्रेक डाउन हुआ है मतलब वो इमोशनली कोलैप्स हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है ना? तो संबंधों का टूटना, ब्रोकअप। रैन इंटू का मतलब होता है कोलीड, यानी कि टकरा जाना, जिसको कभी-कभी अचानक से मिल जाने के सेंस में भी हम यूज़ कर देते हैं। रन इनटू का मतलब होता है किसी से कोलिड, टकरा जाना, जा रहे हैं कि टकरा गए, अरे! सॉरी, सॉरी देखा, फिर देखा अरे दोस्त से टकरा गए, वो चीज़ कोलिड। पुल्ड ओवर का मतलब होता है टू स्टॉप, कि किसी व्हीकल को रोक देना, ठीक है? ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड करना, यानी कि विस्फोट कर देना, ब्लो अप, ठीक है? जैसे ब्लो माने हवा भरते गए बैलून में, बैलून फट गया, ब्लो अप, है ना? एक्सप्लोड हो गया। इसमें आएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर पुल्ड ओवर हो जाएगा, ठीक है? एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट। क्वेश्चन नंबर 39, नाउन फॉर्म ऑफ इंटेंट। इंटेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो आपको पता है TION अगर किसी में है लास्ट में, तो वो नाउन है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब फॉर्म ऑफ इंटेंट है। ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है? हाँ, नाउन फॉर्म ऑफ इंटेंट मतलब इंटेंशन, मतलब आशय, भाव, समान का भाव नहीं, फील वाला भाव। शी नॉट फिनिश हर वर्क येट। 40 क्लास होगी सौरभ। क्वेश्चन नंबर 40, शी नॉट फिनिश हर वर्क येट।
देखिए इसमें अगर शी देखिए येट अगर होता है ना तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो प्रेज़ेंट परफेक्ट को देते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हैज़ नॉट फिनिश्ड हो जाएगा, बी इज़ अगर सेंटेंस में येट दिया हुआ है या रिसेंटली दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको पता है या ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? हाँ, 40 क्वेश्चन 40 क्लास बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो ये था आज का सेशन, यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं उसको करिएगा, इससे आप अपना एनालिसिस कर पाएँगे। प्रैक्टिस का मतलब होता है सेल्फ एनालिसिस करना। 2 काम करिएगा, जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आपने 40 तक लिख लिए कागज़ में, ठीक है? जो भी सवाल सही हो उसमें टिक कर लीजिए, जो गलत हो उसमें ये कर लीजिए, टिक कर लीजिए, जो गलत हो उसमें ये नहीं है, ठीक है? इसके बाद में फिर पीडीएफ ओपन करके देखिए कि जो सवाल आपसे गलत हुए, वो किस तरह के क्वेश्चन्स हैं और जिस तरह के क्वेश्चन्स हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए, उनको समझिए, ठीक है? इसलिए क्योंकि ये पैटर्न जब आप फ़ॉलो करेंगे, तभी आप अपना एनालिसिस भी कर पाएँगे, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएँगे और तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ये बात जान लीजिएगा। ये बेस्ट मेथड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, ठीक है? अब अगला सेशन जो होगा कल होगा 7 बजे, ठीक है? कल मिलेंगे 7 बजे फिर से साथ होंगे हम लोग, है ना? यस। Okay, my dear champs. So see you tomorrow at 7 p.m. and follow the instructions. Okay, so bye bye. Take care. Namaskar. Good night and Jai